हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। तो कोड फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बैनर और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज हम पॉडकास्ट की वीडियो शूट कर रहे हैं और आज हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी हमारे गेस्ट से, जो कि हमने भी सीखी है इनसे। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अचीव करी है अपने लाइफ में, जो भी इनिशियल डेज़ था वहाँ से लेके जो आज हैं ये, तो बहुत कुछ ये बताएँगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। और आपको अगर एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपका। तो ये वीडियो पूरी आपके लिए है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर व जितने भी लोग बनना चाहते हैं उनके लिए और डिस्क्राइब करी जाएँगी, और जो भी इनके रिसोर्सेज़ इन्होंने किस तरीके से चीज़ें करी हैं, वो भी शेयर करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। तो ये एक डिटेल वीडियो है और जो ऑन साइट की अपॉर्च्युनिटी इन्हें मिली है, हम उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि अगर इंडिया से किसी को ऑन साइट की अपॉर्च्युनिटी चाहिए, तो वो उनको कौन-कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और वो कैसे अचीव कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले वेलकम टू भरत दीक्षित। आपका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के चैनल पे और ओवर टू यू। पहले आप अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को। हेलो दोस्तों, राधे राधे। राधे राधे इसलिए क्योंकि मैं वृंदावन मथुरा से हूँ और डेफिनेटली हमको ये कल्चर अपनाना भी चाहिए। हेलो हाय की जगह राधे राधे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू थैंक यू भास्कर कि आपने इतनी लार्ज ऑडियंस से मुझे जुड़ने का मौका दिया। एक्चुअली आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को लास्ट तक देखें। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि ठीक है लास्ट में कुछ चीज़ हम रिवील करने वाले हैं। हर सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं आशा करता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें ग्रैब करेंगे जो-जो आपके लिए यूज़फुल है, जो-जो चीज़ें आप नॉलेज को मतलब गेन कर सकते हो, वो चीज़ों पे आप ज़्यादा अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करना। और मैं बताऊँगा कि मुझे कैसे अपॉर्च्युनिटी मिली यहाँ पर आने की, मैं कहाँ से हूँ, वो सारा इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ओवर टू यू। ओके। थैंक यू सो मच। वेलकम वन्स अगेन। तो जैसे कि आपने सुना अभी भरत के कि क्या-क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले भरत, आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए कि स्कूलिंग कहाँ से है और किस जगह से हैं आप, जिससे कि थोड़ा-सा ऑडियंस को पता लग सके? जी, मैं श्री कृष्ण और राधा रानी की नगरी वृंदावन मथुरा से हूँ। मेरी स्कूलिंग जो हुई है, वो एक वहाँ पर परमेश्वरी देवी धानका करके स्कूल है, बहुत ही अच्छा और रेप्यूटेड एक स्कूल है, जिससे कि बहुत अच्छे-अच्छे आप बोल सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर्स, बहुत अच्छा सक्सेस रहता है, उनका ग्राफ जो रहता है उनका करियर का, बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग की है। ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, वृंदावन मथुरा टाउन है, इसलिए ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। तो मैंने हुँ, जो अपनी कॉलेज जो है, वो मथुरा से किया है, बीएससी कॉलेज से। देन जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम होती है कि आप पढ़ाई एक टाइम तक ही कर सकते हो, आपको उसके बाद अपनी जर्नी जो है आपको फैमिली को भी सँभालना है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैंने फिर दिल्ली गया और वहाँ पर जाके जॉब की स्टार्ट। तो ये ओके, मेरी स्कूलिंग रही। फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैंने एमसीए किया हुआ है एसएमयू से, तो वो मैंने ओके, जॉब के साथ-साथ किया हुआ है। ओके। तो जैसे कि गाइज़ आपने अभी सुना कि लाइक कि किस टाउन से हैं, जैसे भरत और बता रहे हैं अपने बारे में कि टाउन कौन-सा था, वहाँ से स्कूलिंग कैसे करी इन्होंने, फिर कॉलेज, कॉलेज के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन और जॉब के लिए आप दिल्ली आ गए। ओके, तो ये एक पूरी जर्नी समझ में आ रही है। तो जैसे कि आपने कॉलेज का नाम लिया एसयूएमयू, तो इसकी फुल फॉर्म होती है गाइज़ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। रेगुलर था या डिस्टेंस था यस, आपका? यस। नहीं, रेगुलर नहीं था, डिस्टेंस हुँ, हुँ। एजुकेशन था क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। रेगुलर उस टाइम पॉसिबल नहीं था और रेगुलर की फीस बहुत ज़्यादा थी। मेरे को ओके, ये गोल मेरा मतलब परफेक्ट था कि मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशंस या वेब डेवलपमेंट इसमें ही जाना है। ये मेरा एक पहले से गोल था। तो उसके लिए मैंने पहले बीएससी कंप्यूटर साइंस से की, क्योंकि हुँ, आपको एमसीए में एडमिशन इतनी ईज़िली नहीं मिलता है, आपका बैकग्राउंड वगैरह उससे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीबीए कर रहे हो और उसके बाद एमसीए कर लोगे। ऐसा वो कोई यूज़फुल चीज़ भी नहीं है और मतलब ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले बीएससी कंप्यूटर साइंस से की। बीएससी एक्चुअली कम आप पैसों में कर सकते हो। आप ओके, बीटेक करोगे, बीटेक के बाद भी एमसीए कर सकते हो, ठीक है? और भी ऑप्शंस हैं। बीबीए करोगे, बीबीए के बाद एमसीए कर सकते हो। लेकिन बीएससी कंप्यूटर साइंस इसलिए की क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी और आउटपुट मुझे सेम ही मिला। मुझे लगता है अगर ओके। मैं बीटेक कर रहा होता, चाहे मैं बीबीए कर रहा होता, तो सेम आउटपुट था। ओके, तो अगर हम जानना चाहें कि जैसे कि आपकी परसेंटेज बैचलर में परसेंटेज कितनी आई थी आपकी फाइनल सब कुछ कंक्लूड करके? ठीक है, मैं परसेंटेज बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक राउंड आपके फिगर करियर बता में ना दीजिए आप। हुँ, अ, मेरी जो परसेंटेज थी फर्स्ट डिवीज़न थी। ओके, अंडरस्टूड। और जो एमसीए आपने करा उसमें कौन-सी डिवीज़न थी आपकी? एमसीए में भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न रही है। ओके, तो दोनों जो कॉलेजेस आपने करे तो उसके बाद आपको कोई प्लेसमेंट मिला था?
जो आपकी जैसे पहली जॉब आप नहीं बता रहे थे दिल्ली में करते थे? मैंने वही बोला आपको कि 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपने टॉप यूनिवर्सिटी से आपने अपनी जो जितने भी डिप्लोमा या कोर्सेज़ हैं वो किए हों, तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, ठीक है? जितने भी हुँ, आप देख रहे हो कि अभी-अभी न्यूज़ में ही आपने देखा जो आईआईटी वाले हैं, उसमें से 37% कुछ उसका मैं एग्ज़ैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन शायद 30% का अभी तक प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। हुँ, ठीक है, तो जब यस। आईआईटी कॉलेजेस का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब नॉर्मल कॉलेज से कुछ कोर्स करेंगे, और सिक्किम मणिपाल जैसी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करोगे, आपको तुरंत प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ओके, इसलिए मैंने अपनी पहले नॉलेज गेन की और उसके बेस पर अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने कंपनीज़ में वर्क किया। ओके। तो ये तो बात हो गई आपके कॉलेज की, स्कूलिंग की, इन सारी बातों की। चलिए अब बात करते हैं आपकी पहली जॉब की। तो पहली जॉब आपकी कौन-से फ़ील्ड में थी और कैसे लगी आपकी जॉब? हाँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, और शायद आप सबको कनेक्ट करे वो चीज़। वैसे तो मुझे आईटी में 10 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो अप्रॉक्स 14 ईयर्स है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद मैं यहाँ दिल्ली आ गया था। तो दिल्ली जब आते हो और जब इस टाउन से आते हो, वृंदावन जैसे किसी भी छोटे टाउन से आते हो, तो आपके पास ना तो गाइडेंस होता, ना रिसोर्सेज़ होते कि आप किसी यस। अच्छी कंपनी की तरफ जा पाओ। आपको शायद नाम भी नहीं पता होते कि मेरे लिए कौन-सी कंपनी इतनी ज़्यादा हुँ, अच्छी है। मुझे नहीं हुँ, पता था उस टाइम पे। तो जैसे कि सभी लोग करते हैं मोस्टली मेरे मतलब टाउन से आते हैं, तो मैंने पहले कॉल सेंटर में जॉब की 6 मंथ्स। ओके, डिश टीवी जी न्यूज़ का एक प्रोसेस था, जिसमें कि मैंने वर्क किया डिश टीवी में। तो वो ओके, कॉल सेंटर में मैंने वर्क किया। उसके बाद मैं एमसीए कर रहा था, साथ-साथ डिस्टेंस लर्निंग कर रहा था, और मैंने जीआईएस इंजीनियर साइंट एक कंपनी है नोएडा में, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका पहले नाम हुँ, इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड था। तो साइंट ओके, कंपनी में मैंने जीआईएस इंजीनियर का काम किया। जीआईएस इंजीनियर क्या होता है कि जो मैप जैसे गूगल मैप चलता है इंडिया में, ऐसे ही हुँ, बाहर हुँ, देशों में अदर एप्लीकेशंस होती हैं। तो उनकी जो मैकेनिज़्म है, जो टेक्निकल वर्क होता है, मुझे बस ये था कि मुझे टेक्निकलिटी में जाना है और कुछ ऐसा काम करना है जो आईटी से रिलेटेड हो। तो ओके, इट्स काइंड ऑफ आईटी रिलेटेड वर्क, बट नॉट प्योर आईटी थिंग। वो मुझे बाद में जैसे-जैसे मैंने नॉलेज गेन करी, जैसे-जैसे मुझे पता लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये इंडस्ट्री नहीं है मेरी इंडस्ट्री अलग है। एमसीए में मैं जैसे कि टॉपिक्स मैंने पढ़े, तो मुझे हुँ, रियलाइज़ हुआ कि मैं टॉपिक क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका यूज़ क्या है? तो उसके अकॉर्डिंग जैसे पाइथन पढ़ाई जाती है, जावा पढ़ाई जाती है, तो मैं जीआईएस इंजीनियर में क्या कर रहा हूँ? जब मुझे ओके, पाइथन और जावा का यूज़ करना है, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ये एक अच्छी स्ट्रीम्स है जिसमें आप अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हो। तो मेरी जो ओके। फर्स्ट कंपनी थी वो मैंने 2014 में जो है जॉइन की थी। कितने टाइम तक आपने वहाँ पे जॉब करी और कितना ड्यूरेशन था अ उसका पूरा? हाँ, तो आप जैसे कि आप जानते हो कि आप किसी भी कंपनी में ना फुल टाइम एज़ अ फ्रेशर नहीं लग सकते, उससे पहले आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो मैंने ओके, सेम कंपनी में पहले 6 मंथ इंटर्नशिप की, ठीक है? हुँ, और वो अनपेड थी, कोई भी नहीं था उसके लिए। मैं साइड में जॉब करता था, डांस क्लासेस लेता था उस टाइम पर, ताकि मैं एक जो रहने का जो खर्चा है वो सब निकाल सकूँ। फिर उसके बाद ओके, 6 मंथ्स बाद उन्होंने मुझे फुल टाइम अपनी कंपनी में एज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉयी मुझे डिप्लॉय किया, और उसके बाद मैंने उसमें साढ़े 3 साल लगभग वर्क किया। ओके। अगर आप सैलरी बता सकेंगे तो जो एक होती है हुँ। फर्स्ट सैलरी फर्स्ट कंपनी की, हाँ, देखिए, जिससे कि आइडिया अगर लग आप सके? किसी बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी से करते हो, डेफ़िनेटली आपके जो पैकेजेज़ होते हैं बहुत हाई होते हैं, और शायद हो सकता है आप किसी बड़ी कंपनी में भी अप्लाई करो और उसमें आपकी जॉब लग जाए। लेकिन ऐज़ अ मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ना कभी भी बड़ी कंपनी मत ढूँढो, हमेशा छोटे स्टार्टअप्स ढूँढो, क्योंकि आप जो चैलेंजेस फेस करोगे और जो चीज़ें आपको एक परिपक्व डेवलपर बनाएँगी ना, या फिर जिस भी फ़ील्ड में जा रहे हो आप, उसमें जो परिपक्वता देंगी, वो सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ओके, प्रेशर नहीं दिया होता मेरी स्टार्टअप्स कंपनी में, तो शायद जितनी नॉलेज मुझे आज है, वो शायद नहीं होती। क्योंकि बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है, आपका थोड़ा रिलैक्सेशन जो लेवल होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो एक जैसे पेज ही डिज़ाइन करने को दे दिया, तो वो 1 वीक के लिए आप पेज डिज़ाइन कर लेते हो, और स्टार्टअप्स में आप 7 दिन के अंदर ऐप डिलीवर कर देते हो या वेबसाइट डिलीवर कर देते यस। हो। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो बेसिकली जैसे कि इनकी बात का मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ गाइस, तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप करते हैं स्टार्टअप में ना, वो आपको उस चीज़ की स्किल्स में ना एक एक्सपर्ट तक पहुँचाने का काम करती है, एक्सपर्ट स्किल तक पहुँचाने का काम करती है। सपोज़ आपने कोई भी चीज़ सीखी, तो वो आप बिल्कुल डीपली जाके सीखेंगे, ना कि आप उसमें बस ऊपर-ऊपर सीख के उन चीज़ों को आप कवर कर देंगे, राइट? तो ये बात हो गई आपकी फर्स्ट कंपनी की, सेकंड कंपनी आपकी कौन-सी थी? नाम नहीं लेना चाहूँगा, सेकंड कंपनी में हुँ, भी मैंने अप्रॉक्स
3 ईयर काम किया है और ओके, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, मैंने टोटल अभी तक 2 स्विच किए, तीसरी कंपनी है। तो मैंने ओके। 3 ईयर अप्रॉक्स 3 एंड हाफ ईयर समथिंग सारी कंपनीज़ में वर्क किया है और फिर मुझे यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी मिली। जो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है आईटी हुँ, में आप नॉर्मल वही मान के चलिए आप 15,000 20,000 पर मंथ आपको मिल जाती है स्टार्टिंग में। और और आजकल अब तो तो पहले अनपेड इंटर्नशिप में स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने ही कर दिया है कि मिनिमम वेजेस इतना होना चाहिए। तो हुँ, आपको इसके हुँ। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो है सैलरी का बढ़ गया है। उस टाइम पे मुझे ध्यान है, मैंने फर्स्ट जो जॉब करी थी जैसे कि आप पूछ रहे थे, वो 10,000 समथिंग मेरी सैलरी थी इंटर्नशिप के बाद। ठीक है, ओके। उसमें से भी कट के वो 8,000 समथिंग कुछ मिलता था। तो और अगर आज की ऐसा बात होता है। करें कि आज जो करंट कंपनी है उसके अंदर हाँ, एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं, एक एप्रॉक्स लेके चलें तो कितना हाँ, तो इंटू करना आपको चाहेंगे 20 आप से अपने फर्स्ट हाँ, एक है ना स्लैब होता है कि आपको 0 टू 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आप है, ठीक है? हुँ, आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, चाहे आपको 0 ईयर एक्सपीरियंस है। तो हुँ, आपकी है ना 0 से 1 ईयर की जो कैटेगरी होती है, उसमें आपको अप्रॉक्स 20 से 30,000 के बीच में सैलरी मिल जाती है। ठीक है? यस, और स्टार्टिंग में स्टाइपेंड जो स्टार्ट होता है, जो इंटर्नशिप में होता है, वो भी आजकल 10-12 हज़ार से स्टार्ट होता है और जैसे कि आप विप्रो वगैरह में जाओगे तो शायद 25,000 तक स्टाइपेंड भी मिलता है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि बड़ी कंपनीज़ में आपको है ना सीखने को नहीं मिलता है ज़्यादा, जितना ओके, स्टार्टअप्स में सीखने को मिलता है। तो कोशिश करें कि अपनी करियर की शुरुआत करें, तो वो एक स्टार्टअप से करें ताकि आप पूरी तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि लाइक कि जो सैलरी आपकी इनिशियल डेज़ पे थी उसको कितना उन इंटू करके आप बताना चाहेंगे कि एप्रॉक्स जो करंट आपका जो हुँ, जिससे कि थोड़ा बहुत क्योंकि मैं ज़्यादा हुँ, मनी ओरिएंटेड वाली चीज़ों पे फोकस नहीं करता, मैं स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जस्ट मैं फॉर ना एक रेफरेंस ग्राफ कि बाकी लोग समझ सकें हुँ, कि हाँ, क्या ग्रोथ रही है आपकी, कितनी ज़्यादा हुई है ग्रोथ आपकी करंट कंपनी तक ओके। पहुँचने तक? जी। वैसे तो आईटी कंपनीज़ में या सभी कंपनीज़ में जो परसेंटेज होता है वो मैक्स टू मैक्स 30% हाइक मिलती है कंपनीज़ में यस। और आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो 5% से 10% से हो जाती है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, आपने स्टार्टअप्स में वर्क किया, स्टार्टअप्स में आपकी स्टार्टिंग मान लीजिए हुई 20,000 से और एक हुँ, मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी में आप स्टार्टिंग में ही लग गए, वहाँ पर आपकी सैलरी मान लो ₹30,000। तो हुँ, बड़ी कंपनीज़ में जो हाइक मिलती है वो मिलती है 2%, 3%, 5%, यस, 8%। लेकिन जो स्टार्टअप्स कंपनी है, जो आपने 20,000 से स्टार्ट करी थी, वहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको 20,000 से 30,000 आपकी सैलरी हो जाए। हो सकता है डेफिनिटली, 50,000 की हाइक वो 50% की हाइक मिल जाए। तो एग्री। ये डिफरेंस आता है। आपका ग्राफ है ना, आप शायद थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हो, लेकिन ग्राफ आपका उतना ही पहुँचता है जो उसने बड़ी कंपनी में काम किया था और जो वर्क किया था जैसे हुआ था। तो मैंने आपको एक एवरेज बताया कि हुँ, अप्रॉक्स हुँ। 10 से 30% के बीच में आपको पर ईयर हाइक आईटी इंडस्ट्री में मिल जाता है। लेकिन हाँ, स्टार्टअप्स में आपको ज़्यादा भी मिल जाता है। ओके, ग्रेट। तो ये बात हो गई गाइस कि जैसे कि स्कूलिंग की, कॉलेज की और जो आप कंपनी का एक आइडिया लग गया आपको कि इन्होंने कौन-कौन सी जॉब कर रखी थी। अब स्विच करते हैं इनकी प्रोफाइल पे जो कि करंट प्रोफाइल है, राइट? और जिस चीज़ के बारे में आप सुनना चाहते हैं, जैसे कि जो ऑन साइट की हुँ, अपॉर्च्युनिटी मैं उसी क्वेश्चन पे अभी आगे आता हूँ। बट उससे पहले कि हुँ, जैसे कि जो आपकी करंट प्रोफाइल है रिएक्ट नेटिव डेवलपर, करेक्ट? तो हुँ। ये रिएक्ट नेटिव डेवलपर की जो प्रोफाइल है, ये आपने कब स्टार्ट करी? कौन-सी कंपनी से? सेकंड या थर्ड किस कंपनी से स्टार्ट करी हाँ, और कितना एक्सपीरियंस है आपको? ओके। तो मैंने फर्स्ट जो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट करूँ या आईओएस। उस टाइम पे ओके। आईओएस और एंड्रॉयड 2 ऑप्शंस थे वहाँ, उस टाइम पे फ्लटर नहीं थी, रिएक्ट नेटिव नहीं थी। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हाइब्रिड हो या फिर ऐसा कुछ है। हाँ, कुछ थी आयनिक वगैरह आ चुकी थी, कुछ और भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो अब तो इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं है, डेप्रिकेटेड होती जा रही हैं उनकी लाइब्रेरीज़ भी। तो हुँ, मैंने हुँ। आईओएस से स्टार्ट किया। उस टाइम पर आईओएस ओके, में स्विफ्ट नहीं था। स्विफ्ट के बेसिक वर्जन्स थे, ऑब्जेक्टिव सी पे ज़्यादा वर्क होता था। फिर ओके। स्विफ्ट स्टेबल हुआ, स्विफ्ट आया, अब तो स्विफ्ट यूआई आ गया है। तो मैंने स्टार्टिंग जो की थी अपनी वो आईओएस डेवलपमेंट से की थी। फिर हुँ, मुझे हुँ। सेकंड कंपनी में अपॉर्च्युनिटी मिली कि एक प्रोजेक्ट था जो कि हमें हाइब्रिड में करना था या फिर क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं। ये जो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर होती है, क्रॉस हुँ, हुँ। प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स होती हैं। ठीक है, इन्हें हाइब्रिड नहीं बोलते। हाइब्रिड जो होती है वो आयनिक या फिर कोर्डोवा वगैरह पे जो बनती है, वो आयनिक ऐप्स होती हैं। तो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स में हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। उस टाइम पर जब ये रिएक्ट नेटिव आई थी, लगभग 6 मंथ्स हुए थे। सेकंड मेरी कंपनी थी और 6 मंथ्स अप्रॉक्स हुए थे। उस टाइम पे मैंने रिएक्ट नेटिव में वर्क करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट था, उसमें ऑप्शंस था कि आप रिएक्ट नेटिव में फ्लटर कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर फ्लटर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था। हम रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट नेटिव सीएलआई और एक्सपो पे वर्क करते थे।
पहले एक्सपो पे ही वर्क करते थे मोस्टली, अभी हुँ, एक्सपो पे हुँ, नहीं वर्क करते हैं, अब मेनली रिएक्ट नेटिव सीएलआई पे वर्क करते हैं। लेकिन उस टाइम हुँ, पे एक्सपो पे ही वर्क करते थे, तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है एक्सपो पे किया, रिएक्ट नेटिव ओके, एक्सपो पे। तो वहाँ से मेरी ओके। जर्नी स्टार्ट हुई, और उस टाइम पर तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रेमवर्क था, रिएक्ट नेटिव यूज़ करना स्टार्ट हुआ था, तो हुँ, चैलेंजेस तो बहुत सारे थे। ओके। अराउंड अब जैसे कि आपने बता दिया मेरे को इतनी सारी लाइब्रेरी, बाकी लोग भी थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे चीज़ों के बारे में, जो भी मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या हैं ऑलरेडी, वो कनेक्ट कर पाएँगे चीज़ों को। तो थोड़ा-सा ब्रीफ और चलते हैं लेके रिएक्ट नेटिव डेवलपर के बारे में कि रोल एंड हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इनकी मेजरली, जो मेजर पॉइंट्स ओके। जिनको आप शेयर करना चाहें? हाँ, तो आप जब भी आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो या वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रंट एंड ही समझो। आपको नॉलेज है ना बैकएंड की भी होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हैं, बैकएंड में हम पाइथन यूज़ करते हैं, नोड.जेएस यूज़ करते हैं। अगर आपको उसका बेसिक ही नहीं पता होगा, तो उनके एपीआई को कंज़्यूम करना या अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आपको फ्रंट एंड पे अगर आप वर्क कर रहे हो, मैंने जो आपको बताया रिएक्ट नेटिव ये फ्रंट एंड है, फ्लटर हुँ, फ्रंट एंड है मोबाइल एप्लीकेशन का, ठीक है? तो आप फ्रंट एंड पे जब वर्क कर रहे हो, तो आपको बैक एंड की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने भी जैसे स्टार्ट किया था, मैंने फ्रंट एंड तो किया ही, मेरे एक्चुअली क्या था, मैंने स्टार्टअप्स में काम किया। मैंने कहा ना स्टार्टअप्स में काम करने का फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा हुँ, ये हुआ कि अगर मैं बड़ी कंपनी में होता तो किसी एक ही चीज़ पे वर्क कर रहा होता। यहाँ पर मुझे ये सब यस, सँभालना था। तो मैंने एपीआईज़ भी अंडरस्टैंड करना स्टार्ट की कि कैसे बनती हैं। उस टाइम पे मैंने पीएचपी में बनाई थी ओके, एपीआईज़, ठीक है? अब तो आप नोड.जेएस में, पाइथन वगैरह में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इनमें आप फ्रेमवर्क ये सारी चीज़ों में आप लैंग्वेजेज़ में बना सकते हो, ठीक है? उस ओके, टाइम पर मैंने पीएचपी में बैकएंड किया और फ्रंट एंड रिएक्ट नेटिव पे किया। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। इस जर्नी में से ही एक छोटा-सा क्वेश्चन कि अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट आपने करी है अपनी लाइफ में, उसमें हुँ, सबसे बिगेस्ट हुँ। चैलेंज आपको कौन-सा फेस करने को मिला है इस मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, हाँ, मोबाइल डेवलपमेंट तो में? मैं बताता हूँ कि आपको है ना जैसे कि मैंने बताया कि रिएक्ट नेटिव जब इवॉल्व ही हो रहा था, तो कोई हुँ, भी नई टेक्नोलॉजी आती है या नया फ्रेमवर्क आता है, तो है ना वो फुली स्टेबल नहीं होता, तो आपके बहुत यस, सारे चैलेंजेस आते हैं। तो मेरे को जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती थी, अब तो काफ़ी स्टेबल है रिएक्ट नेटिव। हुँ, हुँ, जैसे कि आप पेमेंट इंटीग्रेशन करते हो, तो पेमेंट हुँ, इंटीग्रेशन क्या है कि हमें नेटिव साइड करना पड़ता था। तो यस, मैंने पहले आईओएस की हुई थी, उससे पहले एंड्रॉयड की इतनी नॉलेज थी नहीं। लेकिन आपको हुँ, जब हुँ, पेमेंट इंटीग्रेशन करना होता है, वो नेटिवली करना होता है, आईओएस और एंड्रॉयड में अलग से करना होता है। फिर जो ब्रिज बनता है, ब्रिज के थ्रू हम जो कम्युनिकेशन करते हैं पेमेंट का, वो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चैलेंज ये था कि उस टाइम पे कोई लाइब्रेरी नहीं थी। रेज़र पे लगाना है, स्ट्राइप लगाना है या कुछ भी हुँ, पेयू मनी लगाना है, तो इसकी कोई लाइब्रेरी नहीं। रिएक्ट नेटिव नया आया था, तो उन्होंने अपनी लाइब्रेरीज़ बनाई नहीं थी रिएक्ट नेटिव के लिए। तो हमें वो नेटिवली करना, मतलब रिएक्ट नेटिव पे वर्क कर रहे हैं चैलेंजेस, हम और फिर नेटिवली उस पे करना, तो वो बहुत बड़ा चैलेंजेस था। प्लस ओके, नोटिफ़िकेशन के लिए भी कोई लाइब्रेरी नहीं थी। अब तो रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफ़िकेशन लाइब्रेरी है। डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इतना बढ़िया दे रखा है कि डायरेक्ट करो। पहले हम पी8 फाइल बनाते थे, ठीक है? फिर उसके बाद फायरबेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, वहाँ पर वो उन फाइल्स को डाल रहे हैं, पैम फाइल्स को डाल रहे हैं। तब वो बहुत बड़ा प्रोसेस था। अभी बहुत छोटा-सा प्रोसेस है कि आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करो और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करो, हो गया। लेकिन पहले सिर्फ़ पुश नोटिफ़िकेशन लगाने में ही 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि हमें सो एंड्रॉयड में भी करना है, आईओएस में भी करना है और नोटिफ़िकेशन हुँ, भी कई तरह की। तो यस, ये डेफिनिटली, चैलेंजेस सबको आते थे। मैंने ना बहुत डीपली वर्क किया है ब्लूटूथ, सॉकेट्स वगैरह पे, जो मेनली नेटिव पे ही खेलती हैं। तो यस, रिएक्ट नेटिव पे आप पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते। हुँ, तो जैसे कि अभी आप जेस्चर हैंडलर वगैरह यूज़ करोगे, वो भी नेटिवली आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ करोगे, तो नेटिवली आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। तो ओके। मेन जो प्रॉब्लम आती है, वो यही आती है। तो जैसे कि आपने कुछ लाइब्रेरीज़ के बीच में नाम लिए हैं, तो रैंडमली क्वेश्चन्स होगा बाकी बहुत सारे लोगों का इनमें से हुँ, कि हुँ। कौन-कौन सी टूल्स और लाइब्रेरीज़ जो मोस्ट पॉपुलर है, जो कि अभी हुँ, हुँ। करंटली सीखनी चाहिए इन्हें हुँ, और पता होनी चाहिए इन्हें हाँ। डेवलपर्स को मोबाइल देखिए, डेवलपमेंट के अंदर? आप है ना आप है ना इस तरीके से समझिए, मैं आपको बेसिक लाइब्रेरीज़ बताऊँगा कि अगर कोई भी फ्रेमवर्क हो, रिएक्ट नेटिव हो, फ्लटर हो, हुँ, तो आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। आप जब ऐप में एंटर होते हो, तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? नेविगेशन। हुँ, तो आपको नेविगेशन से रिलेटेड उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की या फिर पर्टिकुलर जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो, उसकी लाइब्रेरी आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट नेटिव नेविगेशन होती है, ठीक है? यस, अब नेविगेशन के बाद आया आपकी फीचर्स। आप देखोगे, आप मोबाइल में, आप कोई भी आप अपने मोबाइल में ऐप खोलोगे, नोटिफ़िकेशन, जैसे कि मैंने ओके, अभी आपको बताया, यस, तो नोटिफ़िकेशन हर ऐप में होती है।
तो हुँ, हुँ। रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन रिएक्ट नेटिव में फ्लटर के लिए मे बी दूसरी लाइब्रेरी है, लेकिन आपको अब कंटेक्स्ट पता है कि आपको जो अगर सीखना है फ्लटर या रिएक्ट नेटिव या कोई भी, तो आपको क्या-क्या याद रखना है। रिएक्ट नेविगेशन से रिलेटेड लाइब्रेरी सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेड वेल डॉक्यूमेंटेड हो और कोशिश करो कि उसी की साइट पर हो। जैसे रिएक्ट नेटिव की ओके, साइट पर हो या फ्लटर की साइट पर हो। और जो ओके। थर्ड है वो है पेमेंट इंटीग्रेशन। मोस्टली ऐप्स में आपको पेमेंट इंटीग्रेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है? डेफ़िनिटली। तो आपको नेविगेशन करना आ गया, आपको पुश नोटिफ़िकेशन आ गया, आपको हुँ, पेमेंट इंटीग्रेशन आ गया, उसके बाद बचती हैं कि फ्रंट एंड के आप कैसे आप कंपोनेंट्स वगैरह मतलब बनाते हो, कि वो सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, आपको वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएँगी। ओके। तो जितने भी लोग देख रहे हैं आपको एक आइडिया लग गया होगा। ये एक रफ़ली रोड मैप का एक डिस्कशन हाँ, कर रहा हूँ मैं, जो कि इन्होंने करा है, वो आपको बता रहे हैं। प्रॉपर डिटेल में मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने देख रखा है। सारे रोड मैप की वीडियोज़ हैं वहाँ पे, फुल स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड मोबाइल डेवलपमेंट एंड एंड्रॉइड से रिलेटेड। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें बता दी, कहाँ से अप टू डेट रहना है, लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगी इन लोगों को। तो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि आजकल इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि ऐप की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ करेंगे आप लोग, हुँ, राइट? हुँ। कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसमें क्या सजेशन देंगे जो भी एक न्यू लर्नर है वो या ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, हाँ, वर्किंग है उनके लिए? देखिए जो हमें ना कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो पहले क्वेश्चन को समझना होता है। तो आपने मुझसे ओके। क्वेश्चन पूछा कि ऐप की परफॉर्मेंस कैसे बेटर करेंगे? तो आपको ये समझना होगा कि ऐप की परफॉर्मेंस बेकार हो किस वजह से रही है, यस, वो समझना डेफिनिटली। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी परफॉर्मेंस बेकार होने के कई रीज़न्स हो सकते हैं। या तो आपकी एपीआई स्लो है, हुँ, बैकएंड प्रॉब्लम है कि एपीआई स्लो है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स ही नहीं आ पा रहा है आपके पास, तो आप डेटा दिखाने में लेट करोगे। अगर आपके एपीआईज़ फ़ास्ट हैं, लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन लैग कर रही है, तो क्या इश्यू हो सकता है? हो सकता है जो डेटा आ रहा हो, उसमें इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा हो, हुँ, ठीक है? तो आपको इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन करना ओके, बहुत ज़रूरी है हर ऐप में। हर ऐप में आपको इमेज मिलेगी, कोई ना कोई आप प्रोफ़ाइल सेक्शन होगा, उसमें भी आपको अपनी इमेज तो डालनी होगी, ठीक है? या यस, फिर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड ई-कॉमर्स ऐप होगी, उसमें मल्टीपल इमेजेज़ होंगी। तो आपको इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन करना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपकी मेमोरी लीक ना हो, आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है? वो यूज़ करने के बाद वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कि नहीं, वो आपको चेक करना है। उस ओके, तरीके से ही वो वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने हैं। बेसिक ओके। कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिसको ऑलरेडी आते हैं वो भी सुन सकते हैं, लेकिन नहीं आते हैं, मैं मोस्टली उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? यस। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप जब भी टेस्टिंग करते हो, तो आपने यूनिट टेस्ट केसेस उस प्रॉपर सिनेरियो के लिख रखे हैं या नहीं? हुँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी, तो आप जब रन करोगे यूनिट टेस्ट केसेस, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये सिनेरियो यहाँ पर फेल हो रहा है, ठीक यस, है? हमेशा 4th थिंग, आप एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग हमेशा करो, कि जैसे यस। मान लो आपने कोई एपीआई इंटीग्रेट की, तो अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो आपने प्रॉपर वो हैंडलिंग कर रखी है कोड में, हुँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? हम्स एक है, हर्म्स करके इंटीग्रेट, HERMES, ठीक है? ओके, वो इंटीग्रेट करना रिएक्ट नेटिव में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी ऐप का जो साइज़ है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। आपने देखा होगा नॉर्मल ऐप आप बनाओ रिएक्ट नेटिव में, तो उसका साइज़ 100 एमबी, 150 एमबी आता है। आप हम्स हाँ, इंटीग्रेट करोगे, तो वो क्या होगा, आपके जो एसेट्स वगैरह हैं या जितनी भी आपकी लाइब्रेरी है, उनको वो तभी यूज़ होंगी जब उसकी ज़रूरत होगी। तो हम्स इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो साइज़ है वो 20 एमबी, 25 एमबी तक ऐप का, या और भी कम आ जाता है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी ऐप है। ई-कॉमर्स ऐप यस, का लगभग 20 एमबी तक आ जाता है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें यस, हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे लिस्ट वगैरह दिखाते हो आप, मान लो डेटा आ रहा है, 100 ऑफ 200 ऑफ डेटा आ रहा है। तो आप एपीआई से तो एक बार में डेटा आ रहा है, या फिर या यस। तो आप उसमें कई सारी चीज़ें कर सकते हो, पेजिनेशन लगा सकते हो, ठीक है? या फिर रिएक्ट नेटिव में फ्लैट लिस्ट, डेफिनिटली आप जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, तो फ्लैट लिस्ट हुँ, यूज़ हुँ, करो, या सेक्शन लिस्ट यूज़ करो अगर उसमें सेक्शंस हैं तो। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, जो जो आप ध्यान रखोगे, तो आप ऐप को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, और आपकी जो ऐप की परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, ग्रेट। तो एक आइडिया तो लग ही गया होगा आप सभी को गाइस कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं और ये एक एक्सपीरियंस के बाद ही सारी चीज़ें इतनी पता है, तभी ये शेयर कर रहे हैं। हुँ, आप जब इनिशियली स्टेज में होंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कोड बेस के अकॉर्डिंग भी और लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करने के अकॉर्डिंग भी। बट उन चीज़ों को सीखने के बाद जब आप भी एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल का, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी और आपको भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा।
तो ये था अबाउट द रिएक्ट नेटिव की मोबाइल डेवलपमेंट में अगर आप हैं या जानना चाहते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ों को आपको सीखना चाहिए। अब बारी आती है कि इंटरव्यू से रिलेटेड, राइट? तो इंटरव्यू में आप अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं? उसके ऊपर अगर आप बताना चाहें थोड़ा बहुत? हाँ, डेफ़िनिटली। तो आप जब भी है ना प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि आप जिस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहले आपको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप गूगल के थ्रू मिल जाएगी, उनके लिंक्डइन पेजेज़ के थ्रू मिल जाएगी, उनकी वेबसाइट पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप कलेक्ट करके आप अपनी पोज़ीशन की नीड देखो, क्या है? जैसे मान लो मैं रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूँ और मुझे बार्कलेज़ में अप्लाई करना है, तो मुझे देखना है कि यूके में किस-किस सिटीज़ में यूके के अंदर किस-किस सिटीज़ में बार्कलेज़ के ऑफ़िस हैं और कहाँ पर यस। रिक्वायरमेंट है। तो जैसे वहाँ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट करो क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यही पूछा जाएगा कि आप यूके क्यों आना चाहते हो जॉब करने, इंडिया में क्यों नहीं करना चाहते? आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ़ सैलरी की वज़ह से आना चाहता हूँ। ठीक है, आप सैलरी बोलोगे, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन्स आएँगे कि इंडिया में तो एक इंसान 10,000 में भी रह सकता है, यहाँ पर 1 लाख में भी रहना मुश्किल है, तो कैसे? सैलरी तो फिर इक्वल हुई, ठीक है? इन्फ्लेशन जो रेट है वो भी लगभग हाई है यहाँ पर, तो फिर कैसे? ओके। तो इसलिए उन चीज़ों में मतलब बेसिक जो क्वेश्चन्स होते हैं, आप हुँ, हुँ। क्लियर रखो कि आपको क्यों पहले यूके आना है। पहले आपका ओके, खुद का जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप है ना डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन्स की तैयारी कर सकते हो। फिर आपके जो आपका जो खुद है मतलब जैसे मैं रिएक्ट नेटिव में हूँ, उसमें भी कई सारे डिवीज़न हैं। आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एक एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप मिड एक लेवल। और सीनियर पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप टीम हुँ, लीड के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो क्वेश्चन्स हैं, वो उन कैटेगरीज़ पर डिपेंड करते हैं। ओके, आप तो वो सारे क्वेश्चन्स है ना आपको मिल जाएँगे भास्कर जी के चैनल पे और भी हम आगे हुँ। जाके अपडेट करते रहेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो वो सारी चीज़ें आपको ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएँगी। यस। सो गाइस जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि चीज़ें आगे चल के आपको और मिलेंगी, तो अगर जिनके पास जितने भी क्वेश्चन्स होंगे या इनका गिटहब का पेज होगा या यूट्यूब का जो भी पेज होगा इनका, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिससे कि आप इनसे वन टू वन कनेक्ट करके भी इनके ऊपर चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं डिटेल में। अब जैसे कि इन्होंने बताया आपको कि यूके का नाम इन्होंने लिया, तो यस, इनकी जो ऑन साइट की अपॉर्च्युनिटी है वो यूके बेस्ड कंपनी इन्होंने क्रैक करी है। तो उसके बारे में आप बताइए कि ये ऑन साइट अपॉर्च्युनिटी आपको कैसे मिली और आपने इसे कैसे क्रैक करा? हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि मेरे केस में क्या था डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं आप यूके, यूएस या दुबई कैसे अप्लाई कर सकते हो। कभी भी किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फँस के कभी अप्लाई मत करना, ठीक है? थोड़ा ओके, जेन्युइनिटी और आपकी होनी चाहिए, सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप लिंक्डइन पे जाके एचआर से जो पर्टिकुलर कंपनी के एचआर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या स्पोक पर्सन कोई है वहाँ पर, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो यूके के लिए। मेरे केस में क्या था कि मेरी कंपनी जो थी, वो इंडिया में भी थी, उसकी एक ब्रांच। तो ओके। मैंने वहाँ पर ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पर हुँ, मुझे एक प्रोजेक्ट में अपॉर्च्युनिटी मिली कि एक यूके का प्रोजेक्ट है, तो आपको उस प्रोजेक्ट के लिए आपको फ्लाई करना पड़ेगा। इस हुँ, वजह से हुँ। मैं यहाँ पर आया। आपको डायरेक्ट ओके, अप्लाई करना है तो आप लिंक्डइन पे आप यूके की कंपनीज़ हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हो या कुछ मिड साइज़ कंपनीज़ भी हैं, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपके पास यहाँ यूके आने से पहले कवर लेटर होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये ओके, आपके पास उस कंपनी के ऑफर लेटर के अलावा कवर लेटर होना, स्पॉन्सरशिप लेटर होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन ओके। चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए तो कहीं भी। जैसे कि इन्होंने जो चीज़ें ऐड ऑन करके आपको बताई हैं कि जो डॉक्यूमेंट इन से रिलेटेड, राइट? इससे प्रीवियस वीडियो ज अगर जिन्होंने भी देखी हैं जिसमें मैंने अपनी यूके बेस्ड कंपनी क्रैक के बारे में डिटेल में स बताया था विद द डॉक्यूमेंटेशन डिटेल। तो उसमें से ये डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि इन्होंने बताया है। तो ये तो बात हो गई कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिली, आपकी करंट कंपनी ने आपको अपॉर्च्युनिटी दी क्योंकि प्रोजेक्ट वहाँ पे था तो आपने उसको एक्सेप्ट करा और इंटरव्यू क्रैक करके आपके पास में ये चीज़ें मिल गई। तो ये हुँ, जो पूरा प्रोसेस था, ये अराउंड 1 से 2 या 3 महीने का चलता है, करेक्ट? हुँ, अब इसके बाद बिल्कुल। में जब आपने अपनी फैमिली में बताया और फैमिली में बताने के बाद में जब आपने पहली फ्लाइट ली, लाइक दिल्ली टू यूके, लंदन, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो थोड़ा-सा शेयर करें हमारे साथ। देखिए, हर मिडल क्लास फैमिली का है ना एक ड्रीम होता है कि मुझे हुँ, एक बार अब्रॉड ज़रूर जाना है, ठीक है? येस, डेफिनिटली। तो वो एक जो पल होता है ना, वो बहुत इमोशनल होता है जब आप फ्लाइट में बैठे होते हो हुँ, और फिर जब लंदन देखते हो फ्लाइट से। ठीक है, मैंने अपने चैनल में भी दिखाया हुआ है कैसा दिखता है, तो वो देख सकते हैं। बाकी एक जो फ़ील होता है ना कि आपका आप एक वृंदावन जैसे छोटे टाउन से आप पढ़े
हुँ, हुँ। आप कभी सोच नहीं सकते कि इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ठीक है? यस। तो जैसे भी मिली, आपको कई तरीके से अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, या तो आपके पास बहुत पैसा हो, तो आप यहाँ पर किसी भी कोर्सेज़ में एडमिशन ले लो, तो आपको ने जब कोर्स खत्म होगा तो नेक्स्ट 2 ईयर का वीज़ा यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप कर सकते हो। लेकिन मिडल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता। रियली बताऊँ तो यहाँ पर आप जब आओगे तो आपके पास अगर पैसा है तो कम से कम 1 ईयर के लिए 25 लाख 30 लाख रुपीज़ होने चाहिए, क्योंकि 10 टू 12 लैक्स तो आपके उस एडमिशन फीस जाएगी 1 ईयर की, और उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो। तो वो तो ओके। पॉसिबल ही नहीं था, तो पता हुँ। नहीं था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक होप थी, और भगवान में विश्वास था, और अपनी मेहनत थी साथ में, और आप जैसे सभी दोस्तों का प्यार था कि ठीक है, ये बंदा कर लेगा। तो बस वही था, मेहनत हुई और एक अपॉर्च्युनिटी मिली, और वो क्रैक हुई और मैं यहाँ पर आ गया। यस, हमें तो पहले दिन से पता है कि चीज़ें हैं। देखिए, जो भी स्किल्ड डेवलपर होते हैं, जिनकी स्किल्स के ऊपर हमें भरोसा होता है, राइट? तो हमें अपने ऊपर भरोसा होता है कि लाइक कि हाँ, हम क्रैक कर लेंगे, कैसा भी इंटरव्यू हो, करेक्ट? क्योंकि हमने जो इतना टाइम पीरियड जो इनिशियल स्टेज से देखा हुआ है ना, लाइक स्टार्टअप एंड जो कंपनी, क्योंकि हम डायरेक्टली बड़ी कंपनी की तरफ नहीं भागे। तो वही चीज़ मैंने अपनी सारी वीडियोज़ में समझाया सबको कि स्किल बन जाओगे ना आप, आपके पास में स्किल्ड होंगी चीज़ें अच्छे से, तो आप कोई-सा भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो वही सेम गाइज़ डेफ़िनिटली। आप भी यहाँ पे देख रहे हो कि भरत के केस में भी हाँ, यही है कि भरत ने जो मेहनत करी थी ना इतने साल में, वो पे करने का वक़्त आ गया था और जब उसको वो मिली अपॉर्च्युनिटी तो वो रेडी था उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं था कि उसको रेडी होना पड़ा वापस से। वो ऑलरेडी इतनी हुँ, सारी चीज़ें देख के आया है कि वो इस तरीके के इंटरव्यू बहुत ईज़ी तरीके से क्रैक कर पाया। तो यही चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इनिशियल स्टेज पे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब आपको आगे चल के कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी ना, आप उस टाइम पे प्रिपेयर रहेंगे पहले से और आपके पास में जो एक्सपीरियंस रहेगा उसे शेयर कर पाएँगे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे आपने फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताया, फैमिली का, सारी चीज़ें। अब मानिए कि आप लंदन पहुँच गए और लंदन पहुँचने के बाद में इनिशियल डेज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं क्योंकि इंडिया है। डेफ़िनिटली। इंडिया में हमें क्या है कि हम बचपन से हैं और बहुत ईज़ी है बोलना कि एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जा रहे हैं, करेक्ट? फ़ोन पे भी बात हो जाती है, टाइमिंग भी सेम है, सारी चीज़ें। बट इंडिया से लंदन जाना और टाइमिंग का डिफरेंस और इतने दूर अपने परिवार से, तो वो सारी चीज़ें चैलेंजेस अकोमोडेशन ढूँढना, घर ढूँढना, क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, ये सारी चीज़ें आपको इनिशियल डेज़ में कैसे फेस करी आपने? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। देखिए, मैं ना प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टफ था, ये सारी ओके। चीज़ें। लेकिन ऐसा भी नहीं है जो इंडिया में एक मिसकंसेप्शन बना दिया है कि नहीं, वेजिटेरियन हो तो आपको बाहर तो मतलब वेजिटेरियन मिलेगा ही नहीं, या यूके में या यूएस में नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ हुँ, भी नहीं है। मिलेगा सब, लेकिन बहुत महँगा मिलेगा, ठीक है? ओके, मिलेगा सब। तो एक्सपेंसिव। आपको ना जब यहाँ आ रहे हो तो आपको देखना है कि आपकी सैलरी क्या है, आपको पहले से रिसर्च करना है कि आप जिस जिस सिटी में जा रहे हो वहाँ के कुछ, जैसे आप एयरबीएनबी के बारे में जानते होंगे या फिर हुँ, बुकिंग.कॉम के बारे में जानते होंगे। तो इन साइट्स पे आपको होटल्स को सर्च करना है, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को सर्च करना है कि वो किस बजट की हैं। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूँ या कोई और आ रहा है, उसकी सैलरी मान लीजिए 2000 पाउंड है, अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़। लेकिन आपको रूम ही, जैसे कि मैं अभी जिस रूम में रह रहा हूँ, अपने एक फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ मैं, ठीक है, हुँ, शेयरिंग में। तो इस फ्लैट का जो रेंट है वो 1,55,000 समथिंग इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो ओके, इतना है। देखा जाए तो बहुत बड़ा है। हम इतने का यस, प्लॉट लेते हैं, उसकी किस्त भी इतनी नहीं होती। तो यस, उससे ज़्यादा तो हाँ, तो हम सोचते हैं कि भाई दिल्ली, गुड़गाँव में 20-25 हज़ार से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम यूके जाएँगे तो 45-50 में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको रियलिटी चेक करना है तो एयरबीएनबी इन साइट्स पे जाके रियल रियल में देखो कि क्या प्राइस है, ठीक है? हुँ, आप वहाँ पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं मंथली चेक करने के, 6 मंथ्स के चेक करने के। सेकंड थिंग, आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 6 मंथ्स के, 1 ईयर के। तो ओह! अगर आपने 6 मंथ्स का 1 ईयर, मोस्टली 1 ईयर के होते हैं, 6 मंथ्स के होते हैं। ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में ऐसा ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। 10% केस की बात है कि कभी आपको कोई एक ऐसा फ्लैट मिल गया जिसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उसका रेट बहुत हाई होगा, ठीक ओके, है? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस वेजिटेरियन हो तो आपको आस-पास, आप है ना बाहर नहीं खा सकते। बाहर इतना एक्सपेंसिव है कि एक बर्गर हमारा इंडिया में ₹20 का, ₹25 का मिल जाता है। मैकडॉनल्ड में हुँ, पै ₹40 का मिल जाता है। यहाँ हुँ, पर हुँ, वही बर्गर जो है आपको ₹400 इंडियन रुपीज़ में, देखा है, 4 पाउंड, 4.99 पाउंड ऐसे मिलते हैं। तो ओह! बहुत ज़्यादा, अगर आप मेरी तरह हो, वेजिटेरियन हो, तो प्रेफ़र करूँगा आप आस-पास के स्टोर ढूँढो। आप जो चीज़ें खाते हो वो सर्च करो कि आस-पास कहाँ मिल सकती है। थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, आपको वो चीज़ें मिल जाएँगी, एक्सेसिबल है।
सब जगह हैं, ओके। बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पर शॉप्स हैं, टेस्को हो गया, लिडिल हो गया, ये कुछ शॉप्स हैं जहाँ वो सुपरमार्केट्स हैं, सॉरी शॉप्स नहीं हुँ, सुपरमार्केट्स हैं, जहाँ पर आपको आपकी नीड का सारा आइटम मिल जाएगा। तो वो घर पर लाओ, बनाओ। यहाँ के घर में सभी में आपको गैस नहीं होती है, यहाँ पे ज़्यादातर इंडक्शन होता है हुँ, मोस्टली। हुँ, हुँ। इंडक्शन है और सारी चीज़ें ग्रिल करने की सारी चीज़ें हैं। पिज़्ज़ा हमारे इंडिया में बहुत महँगा मिलता है, यहाँ 1-1 पाउंड के भी मिल जाते हैं। तो ओके, बल्कि 65 पैसा और मतलब 65 पेनी सॉरी, तो वहाँ पर देखा जाए तो लगभग ₹70 ये ईज़िली एक्सेसिबल है। तो चीज़ें तो हैं, ओके। लेकिन थोड़ा-सा एक्सपेंसिव कुछ एक्सपेंसिव चीज़ों है। में है। हाँ, ओके। तो तो इससे हमेशा आइडिया अपनी लगा सकते सैलरी हैं चेक गाइज़ करके आएँ। आप कि जैसे हाँ, कि भरत ने अभी डिस्कस करा, बताया सारी चीज़ें कि सैलरी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको ऑफ़र करा जा रहा है ना इनिशियल टाइम पे हाँ, और ऑन साइट की अपॉर्च्युनिटी आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको कंपनी से मिल रहा है या आप फिर थर्ड पार्टी वेंडर से भी देख रहे हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी का कितना गुडविल है मार्केट में और वो आपको किस तरह की सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं और आपके इन हैंड कितना आएगा। आप कभी भी ग्रॉस हुँ, सैलरी या नेट सैलरी पे मत जाइए। आप पहले ये देखिए कि इन हैंड कितना आ रहा है क्योंकि जो यूके का टैक्स है, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा 24% से स्टार्ट होता है अराउंड इनका टैक्स हुँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद जो आपके हाथ में पैसा आता है ना, तो वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप बताना चाहेंगे कि कल्चर कैसे डिफरेंस है? क्योंकि इंडिया में भी काम करा आपने और अभी आप वहाँ हुँ, लंदन में काम कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? कितना कल्चर का डिफरेंस है कंट्री वाइज़ भी और हाँ। ऑफ़िस के वर्क कल्चर के हिसाब से भी? देखो सच बताऊँ ना तो इंडिया से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, मैं बोलूँगा, ओके, ठीक है? ओके। लेकिन फिर भी सिर्फ़ वेदर को छोड़ के, लेकिन वेदर का भी बोलूँगा कि इंडिया में हमें सब तरह के वेदर देखने को मिलते हैं। हुँ, यहाँ मोस्टली आपको वेदर बहुत प्यारा मिलेगा। मोस्टली जो जैसे कि अभी समर है, ओके। तो यहाँ का 21 डिग्री टेम्परेचर हाईएस्ट होता है कि हाँ, समर में। जैसे हमारे यहाँ पर अभी मैंने देखा घर पे बात हुई 47, 48, 50 तक जा रहा है, यस, यस। तो दिल्ली में वहाँ रहना 47 गया मुश्किल है। होगा। हाँ, तो यहाँ पे 21 डिग्री अगर हो जाता है तो लोगों के लिए वो पारा सर से ऊपर हो जाता है कि अब तो बहुत गर्मी है, अब तो बाहर ही नहीं निकल सकते। लेकिन मोस्टली है ना यहाँ पर वॉक करना बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ है, कल्चर बहुत हुँ, अच्छा है। हुँ। कुछ ओके। चीज़ें इंडिया से अच्छी है, जैसे कि मोस्टली लोग है ना वॉक करना प्रेफ़र करते हैं। अगर 2 किलोमीटर जैसे माइल्स चलता है यहाँ पे, वहाँ किलोमीटर्स चलता है या माइल्स चलता है। यस। तो 2 माइल्स पर कोई डेस्टिनेशन है या फिर सुपरमार्केट है, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं बाइक से गए, पास में भी कोई शॉप है तो बाइक से जाते हैं। यहाँ मोस्टली प्रेफ़र करते हैं बाइक्स तो मैंने बहुत माइनर मतलब 100 में से 1 ही कोई बाइक होगी ऐसे देखा है मैंने, ओके। बाइक वग़ैरह बहुत कम है। हेल्थ ज़्यादातर कॉन्शियस है वहाँ लोग पे मैक्सिमम सारे। हाँ, हाँ, यहाँ पर है ना साइकिल्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, वो यूज़ करते हैं, ठीक है? मोस्टली लोग वॉक ही करना प्रेफ़र करते हैं, तभी आपने देखा होगा यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे ट्रैक हैं। जैसे कि हुँ, हमारे वहाँ पर भी जैसे केदारनाथ की यात्रा 28 किलोमीटर होती है, यहाँ 91 माइल्स के ट्रैक है ओके। कि अभी मैंने स्कॉटलैंड जब गया था, 91 माइल्स का ट्रैक था, जहाँ पर लोग बहुत एज्ड लोग, तभी यहाँ पर है ना लोग ज़्यादा जीते भी हैं और फिट भी रहते हैं। उसका रीज़न ये है ओके। कि यहाँ की लाइफ़स्टाइल थोड़ी हेल्दी है। और प्लस वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। वर्क एज़ प्रेशर कम्पेयर देखा टू जाए इंडिया। तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जैसे कि हमारे 9 टू 5 की जॉब होती है या 10 टू 6 की जॉब होती है, हुँ, तो कभी-कभी क्या होता है 10 टू 6 के अलावा आप ऑफ़िस में मोस्टली कभी-कभी क्या मोस्टली 9 ओ क्लॉक तक बैठ रहे हैं इंसान और ऑफ़िस से यस। घर भी जा रहा है, तो फिर भी अगर लैपटॉप तुम्हारे पास है, तो रात में भी काम कर रहा है, पता चला हुँ, वीकेंड में भी काम हो रहा है। यहाँ यस। पर सिंपल बहुत सीधा-सा हिसाब है, 9 टू 5 की जॉब है, आप 9 टू 5 ऑफ़िस में रह सकते हो। साढ़े मान लो कोई कुछ ज़्यादा अर्जेंसी काम आ गया तो हाफ एन आवर, 1 आवर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन 6 ओ क्लॉक तक तो ऑफ़िस में ही ताला लग जाता है, तो वॉव! बंदा काम कर ही नहीं कर सकता। तो जैसे कि मैं अभी ऑफ़िस वग़ैरह जाता हूँ, तो मैं नॉर्मली एक तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कभी भी ऑफ़िस जाओ या कैसे भी वर्क कर सकते हो, थोड़ा वर्क कल्चर काफ़ी हाइब्रिड अच्छा है। मॉडल है अभी। लेकिन हाँ, हाइब्रिड मॉडल है, हुँ, बाकी 5 ओ क्लॉक के बाद तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और कोई डिस्टर्ब ओके। करे तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा, अगर आप चाहोगे भी ना तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा। प्लस वीकेंड में सैटरडे संडे लोग 5 डे स्ट्रेस फिर भी लेते हैं ऑफिसेज़ में, सैटरडे संडे चिल करते हैं। पूरा पार्टी ओके। वाला माहौल होता है। आपको कोई भी मतलब आप जैसे आप बिज़नेस के पर्पज़ से सोचोगे, तो आप सैटरडे संडे किसी से कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करोगे या कुछ करोगे तो आपको कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली केसेज़ में आपको वो फ़ोन नहीं उठाएँगे, वो चिल करने कहीं न कहीं गए होंगे, लॉन्ग वीकेंड होगा, तो फिर वो अच्छी-अच्छी क्योंकि पास में ही है सारी जगह पर, आयरलैंड लंदन तो ऑब्वियसली यहाँ पर है ही और पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, आप ये पेरिस, फ्रांस के लिए भी आप ये 3 मंथ्स बाद वीज़ा है, वो अप्लाई कर सकते हो, तो आप घूम सकते हो।
और ज़्यादा दूर नहीं है। पेरिस यहाँ से मतलब अगर आप फ्लाई करोगे तो 1 घंटे का रास्ता है। मैं दिल्ली से जयपुर 1 घंटा यस, लगता है। अब इतना पास-पास में सारे के सारे। यूरोप की आस-पास में कंट्रीज़ सारे। आप कवर कर सकते हैं बहुत ईज़िली तरीके से। हाँ, करेक्ट। बहुत ईज़िली यहाँ पर ये चीज़ तो बेनिफिट है। बाकी का ओके, वर्क तो कल्चर तो सभी जगह एक जैसा होता है। जैसे आप हुँ, कलीग का अगर सोचो कि हुँ, हुँ, कलीग हेल्प करते हैं या नहीं करते, हर हर ऑफ़िस में पॉलिटिक्स होती है। हुँ, वो कहीं भी मतलब अलग नहीं है, यहाँ पर भी सेम ही है। ओके, यहाँ का थोड़ा-सा ये है कि अपने काम से काम बंदा रखता है। हुँ, ज़्यादा मतलब अगर आप पूछने की कोशिश भी करोगे तो शायद ग्रुप में पूछोगे तो शायद हेल्प कर दें, लेकिन हुँ। इंडिविजुअली मोस्टली लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं। अंडरस्टूड। सो ये सब चीज़ें फ्रेशर्स को समझना और जो ऑन-साइट की अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं उन सबको दैट्स व्हाई मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जो कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, सबके माइंड में होते हैं बट वो पूछ नहीं पाते किसी से, राइट? हर कोई ये तो बता देगा आपको कि सैलरी कितनी है, कंपनी कैसे ढूँढें, वेबसाइट कहाँ पे पड़ी है, बट आप सर्वाइव कैसे करेंगे चीज़ों के बारे में वो कोई नहीं बताता। दैट्स व्हाई मैं इस तरीके के डेफ़िनिटली। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जिससे कि लोगों को थोड़ा-सा आइडिया लग सके और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि माइंड सेट कैसे रखना है आपको, जब आप बाहर जाना चाहते हैं अब्रॉड की जॉब के लिए, तो वो चीज़ें। तो अब इसके बाद में कुछ टिप्स देना चाहेंगे अकोमोडेशन से रिलेटेड किसी को भी जैसे कि जो बच्चे अभी आ हुँ। रहे होंगे इंडिया टू यूके, उनको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे वो ईज़िली ज़्यादा जल्दी चीज़ें ढूँढ सकते हैं या रह सकते हैं वहाँ पे आके? देखिए हर कंट्री की जो कैपिटल होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक यस। है? तो यहाँ जो मेन सेंटर है वो है लंदन। हुँ, कोशिश कीजिए कि आप लंदन में अ, अगर जॉब ढूँढ रहे हो तो हाई पेइंग जॉब हो बहुत ज़्यादा, वरना आप हुँ, कोशिश कीजिए कि अपना अकोमोडेशन लंदन या उसके आस-पास की सिटीज़ में ना रखें, थोड़ा-सा हुँ, दूर रखें। उसके ओके। बाद आपको यहाँ पर जो 2 साइट्स सबसे ज़्यादा चलती हैं, एयरबीएनबी हुँ, हुँ, और बुकिंग डॉट कॉम। मैं यूके की बता हुँ, रहा हुँ, हूँ, हर कंट्री की अलग-अलग हो सकती है, ठीक है? तो ये 2 साइट्स चलती हैं यहाँ पर। आप इंडिया से ही पहले से अपना सारा चीज़ यहाँ पर देख के उनसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। व्हाट्सएप चलता है बहुत ईज़िली, व्हाट्सएप पे ही ज़्यादातर लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक हुँ, है, हुँ, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब यूज़ करते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे मोस्टली उनसे कम्युनिकेट करके या फिर एयरबीएनबी या बुकिंग डॉट कॉम पर भी वहाँ पे चैट का ऑप्शन है। तो वहाँ हुँ, कम्युनिकेट करके आप पहले से ये सारी चीज़ें फ़िगर आउट करके आओ कि आपका महीने का क्या एक्सपेंस आने वाला है, एकोमोडेशन क्या होने वाला है। आप होटल की तरफ जाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम जब आया था तो मुझे कंपनी ने स्टार्टिंग अलाउंस दिए थे जिसकी वजह से मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर वो सारे अलाउंस नहीं मिले होते, तो आप समझिए कि मेरा 15 दिन का ही लगभग होटल में रहने का 1 लाख रुपए था, उस टाइम पे हुँ, 2 वीक्स का देखा जाए तो ओके, 1 सवा लाख रुपए तो बहुत होता है वो। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, इन साइट से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप जिस भी सिटीज़ में, जिस भी रीजन में आप रह रहे हो, वहाँ के पर्टिकुलर होटल्स या फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स पहले से रेट चेक करो कि हाँ, इतना है। मेरा फूड का कितना वहाँ आस-पास आप वेबसाइट या फिर आस-पास के एरिया में आप सुपरमार्केट चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस भी पता लग जाएगा। तो उससे आपको हुँ, पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो रहने का और खाने का है, बस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आप डेली नहीं करोगे। अगर आपने यस, ऑफ़िस के पास लिया तो डेली आपको मतलब करोगे भी तो आप साइकिल से जा सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग जा सकते हो। हुँ, हुँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी डेफ़िनिटली थर्ड ट्रांसपोर्टेशन ही है जो महँगा है लेकिन हुँ, आपका जो मेन सबसे बेसिक नीड है वो है रहना और खाना। अगर ओके, आपने ये अच्छे से मैनेज कर लिया, तो आप यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। ओके। सो जैसे कि अब यूके बेस्ड का एक आखिरी क्वेश्चन है नॉट प्रॉपर्ली जैसे कि सपोज़ हुँ, कोई फ्रेशर लेवल पे ही यूके की कंपनी को क्रैक कर लेता है, करेक्ट? इंडिया से। हुँ, हुँ, तो उसको किस हिसाब से अपना माइंडसेट और किस तरह से स्टार्टिंग करनी चाहिए कि मैं कैसे वहाँ जाऊँगा? क्योंकि उसके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं बिल्कुल भी, वो तो बिल्कुल हुँ। न्यू है। तो वो कैसे हैंडल करे अपने आप को उस सिचुएशन में बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशंस में और कंट्रीज़ में? उसके अगर ऊपर आप आप क्या इंडिया से बताएँगे? किसी भी कंट्रीज़ में जा रहे हो, यूके, हुँ, यूएस, दुबई कहीं भी जा रहे हो, तो हुँ, कोशिश हुँ, करो कि आप है ना अपना खाने का कम से कम अ, 15 डेज़ का या फिर 20 डेज़ का फ्रोज़न फूड जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, वो आप हुँ, अपना लेके चलो अपने साथ। ओके, ताकि इनिशियल 2 वीक्स में आपको ढूँढने में थोड़ा टाइम मिल जाए सारी चीज़ों को चेक करने में और आपका इतना ज़्यादा पैसा भी ना खर्च हो। सिंपल आप रेडी टू ईट फूड इंडिया से लाओ, तो जैसे कि मैंने भी किया था, मुझे तो हुँ, वेजिटेरियन था इसलिए मैंने किया लेकिन मुझे यहाँ पे ईज़िली मिल गई चीज़ें फिर भी। ओके। तो बट आपने बैकअप लेकिन रखा था बहुत से उस चीज़ लोग का। हाँ, मैंने बैकअप रखा था लेकिन
बहुत सी टाइम ये होता है कि आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं या दूर होती हैं या फिर हमें पता नहीं लगती है कि ये मान लो दूध ही है, दूध कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो आप हुँ, दूध का पाउडर इंडिया से ला सकते हो, हुँ, सिंपल। 250 ग्राम का रख के वो आपका 15-20 दिन निकाल देगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो बेसिक नीड की हैं, वो पहले से आप 15 डेज़ का, 20 डेज़ का आप इंडिया से लेके आओ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बैकअप के लिए, वो करो फ्रेशर के लिए, ठीक है? सेकंड थिंग यहाँ पर क्या है, आपको है ना 12 आवर्स वर्क कल्चर भी है, जैसे 8 आवर्स आप अपनी कंपनी में वो काम कर सकते हो, 4 आवर्स के हुँ, लिए आप अलग भी वर्क कर सकते हो, ये आपके बीआरपी में मेंशन होगा। लेकिन ओके, फिर भी आप जिस भी कंपनी का ऑफर लेटर लेके आ रहे हो, कॉस्ट लेटर लेके आ रहे हो, उसको प्रॉपर्ली चेक करना। कहीं उन्होंने उस चीज़ के लिए कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रखा है, ठीक है? ओके। वो चीज़ भी आपको चेक करनी है। एक्स्ट्रा इनकम तो के लिए भी अपॉर्च्युनिटीज़ है हाँ, वहाँ पे, बट है, आपकी है। कंपनी ने वहाँ पे उस लेटर के अंदर मेंशन किस तरीके से करा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो देखना है। गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउ करती है कि आप फुल टाइम के अलावा 4 आवर्स आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, मतलब वीक के जिससे 20 कि आवर्स कर सकते हो हुँ, एक्स्ट्रा। और ये ओके, आपके बीआरपी ग्रेट। कार्ड पे भी लिखा होगा, जब यहाँ पर आप आओगे, तो आपको एक कार्ड मिलता है बीआरपी कार्ड, वीज़ा हुँ, के बेस पर, कि हुँ, ये उसमें लिखा होता है। आप वो जैसे दिसंबर तक का बीआरपी कार्ड यूके में मिल रहा है सभी को, हुँ, उसके बाद सारा डिजिटलाइज़ हो जाएगा। ओके, तो सभी को साइन जो है वो 31 दिसंबर तक है, उसके बाद सारा डिजिटलाइज़ आप देख सकते हो। ओके। तो इन तो चीज़ों का ये ध्यान रखना है फ्रेशर्स को। ओके, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है गाइस, वीडियो लंबी है मुझे पता है, बट इन डिटेल में है। डिटेल का मतलब ये होता है कि सुनो प्रॉपरली कि क्या है, क्या एक्सपीरियंस है सामने वाले का, उसने कैसे चीज़ें करी हैं, वो सारी चीज़ें आपने सुनी कि भरत ने किस तरीके से इनिशियल डेज़ से अपने आप को पुश करा, क्या-क्या चीज़ें सीखी, देन उसके बाद में अपॉर्च्युनिटी कैसे मिली उसे और देन उसके बाद में जो भी उसने स्ट्रगल करा है यूके के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि ये सारी चीज़ें आप पहले से करके आएँगे। तो ऐज़ अ फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी वहाँ पे। अब इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ आप चाहें भरत ऐड ऑन करना कि जो जिनको पता होना चाहिए या फिर आप अपने चैनल के हाँ, बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि किस तरीके का चैनल बिल्कुल। है? क्या आप वहाँ पे चीज़ें बनाते हैं वीडियो? 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि अपनी यस। बेसिक मेडिसिन्स वग़ैरह आप इंडिया से हमेशा लेके आएँ, क्योंकि यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत खराब है। हुँ, एनएचएस मेडिकल सिस्टम है, ठीक है? हुँ, हुँ। तो एनएचएस के अंदर आपको क्या है, एक कार्ड बनता है और पर्टिकुलर डॉक्टर ओके, असाइन होता है, जिससे आप कंसल्ट कर सकते हो, जब भी आप बीमार पड़ते हो। लेकिन मान ओके। लीजिए आपको आज चोट लगी, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर इस टाइम अवेलेबल होगा। जैसे इंडिया में होता है ना कि कट गया, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, या फिर कहीं चोट लग गई, किसी भी डॉक्टर के पास चले गए और हो गया काम। ऐसा यहाँ नहीं है। हुँ, यहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको। मान लीजिए वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं है, तो फिर आपका जो प्रोसेस होगा वो बहुत लंबा होगा और मतलब वेटिंग इतना पीरियड जाता है ईज़िली, बेसिकली। हाँ, इतना ईज़िली आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है? ओके। बाकी मैंने ना जो मेरा चैनल है भरत दीक्षित फॉर यू करके यूट्यूब चैनल है, ठीक है? आप हुँ, उसका लिंक भास्कर जी अपने इस वाली वीडियो के लिंक में दे देंगे। आप चाहो डेफिनिटली। तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं ना वहाँ पर यूके से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी मोस्टली प्रॉपर्ली कोशिश करता हूँ डालूँ, और थोड़ा है ना मैं इतना है ना सीरियस कभी किसी को रहना नहीं चाहिए, ना मैं कोशिश करता हुँ, हूँ कि मैं कॉमिक वे में उस चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो थोड़ी बहुत आपको फ़नी वीडियोज़ भी वहाँ पर मिलेंगी कि ठीक है, यहाँ पर मैंने एक म्यूज़ियम वगैरह की वीडियो डाली हुई है। कुछ ओके। शॉर्ट्स डाले हुए हैं, उसमें थोड़ा फ़नी वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। लेकिन इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी आपको उस चैनल हुँ, पे मिलेंगी, तो आप प्रॉपरली जाके एक्सप्लोर कर सकते हो क्या-क्या चीज़ें कैसे होती हैं। हमारा इस पॉडकास्ट को करने का या फिर इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आप लोगों तक जिसको नीड है, जो वाक़ई में यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, जिसका ड्रीम है, मेरी तरह ही हमारी जैसे मिडल क्लास फैमिली का ड्रीम होता है कि बाहर कंट्री में जाके पैसा कमाना है। लेकिन हम सब लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कुछ जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो नहीं बताते हैं। तो वो हमने नहीं वही बता रहे। कोशिश की है आपको उस ड्रॉबैक्स को कवर करने की, ताकि आप लोग उससे बेनिफिट लेके उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। क्योंकि प्रिपरेशन यस, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप सिर्फ़ ये मत सोचिए डेफिनिटली। कि आपको यूके का ऑफ़र मिल गया दैट्स इट। आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको क्या-क्या हुँ, चीज़ें मिली हैं, कैसे-कैसे हैं, क्या हम वहाँ पर जाके सर्वाइव कर पाएँगे कि नहीं? क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आप यार सेविंग करके 4-5 लाख रुपए ला रहे हो, लेकिन सैलरी इतनी कम है कि आपकी सैलरी सेविंग तो करना दूर, आपकी जो सेविंग थी वो भी खत्म हो गई, यहाँ पर जाके पहुँच रहे हो, तो क्या फ़ायदा? वो तो आप इंडिया में भी वही, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो इन यस। सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी की और इन्फॉर्मेशन आपको भास्कर जी वीडियो के लिंक में जाकर आप एक्सप्लोर पूरा देखना, और वीडियो को आपने अभी तक देखा है तो होपफुली आप एंड तक देखें, ताकि सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिले और आगे आते आने वाली वीडियोज़ भी देखते रहें। यस, थैंक यू सो मच भरत।
कि हमें जॉइन करने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, जिससे कि हमारी थैंक ऑडियंस यू। को एक जानकारी प्राप्त हो और जितने भी लोग हैं नए जुड़ेंगे मेरे चैनल से या आपके चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा ज़रूर, भरत दीक्षित फॉर यू का। और जाएँ, लिंक्डइन का अकाउंट भी इनका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके वन टू वन भी कनेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं आप सारी चीज़ों से रिलेटेड। और वन्स अगेन थैंक यू सो मच जो आपने हमें टाइम दिया थैंक यू। प्रॉपर और सारा प्रोसेस समझाया है, ये जो इनिशियल टेज से इनिशियल स्टेज में कैसा था, फिर आपने कैसे-कैसे चीज़ें करी हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला होगा, फ़ील हुआ होगा कि लाइक हम भी कुछ कर सकते हैं। हर चीज़ पॉसिबल है, बस थोड़ा-सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आप को स्किल्ड बनाएँ क्योंकि स्किल ही सब कुछ है। ओके? सो गाइस थैंक यू। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अगर कुछ मिस भी कर दिया है हमने, तो मैंने आपको भरत के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, वहाँ जाके आप वन टू वन बात कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इनको लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम दोबारा लाइव सेशन करेंगे या फिर एक और वीडियो शूट कर लेंगे, जिससे कि और ज़्यादा आप चीज़ें समझ पाएँगे अच्छे तरीके से। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ जिससे कि सबको नॉलेज मिल सके, अगर जो भी प्लानिंग कर रहे हैं यूके जाने की। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच वन्स अगेन भरत एंड थैंक यू सो मच थैंक यू। गाइस ये अपना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय।